नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स। और प्यारे बच्चे, बहुत बार अब कमेंट पढ़ चुके हैं आप लोगों के। आप ये मत समझिए कि आप कमेंट करते हैं, हम आपके कमेंट नहीं पढ़ते हैं। हम बहुत बार आपके कमेंट पढ़े हैं। तो आप एक चीज़ की बहुत गुजारिश करते हैं कि आपने विसर्ग संधि नहीं पूरी कराई है। और जब मैंने उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देखा तो मुझे वाकई कहीं ना कहीं लगा कि जी हाँ, मैंने विसर्ग संधि पूरी नहीं कराई, ये अधूरी पड़ी है और इसको पूरा होना भी चाहिए। तो इसलिए आज मैंने क्या किया है कि आज मैं विसर्ग संधि के वीडियो ही हिंदी में आपके सामने लेकर के आया हूँ कि सबसे पहले विसर्ग संधि को पूरा कर दिया जाए, ताकि जो संधि का जो पूरा जो चैप्टर है वो पूरा एक बल्क में हो जाए, पूरा एक बंच में बन जाए। इसलिए हम शुरू करते हैं आज विसर्ग संधि। और वीडियो शुरू होने के पहले ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप सभी इस पूरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, तब भी कमेंट कर सकते हैं। आपका जो सुझाव है, आपके जो कमेंट हैं, उनका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत रहता है। ठीक है, तो सभी लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे और बाकी फिर आपकी मर्ज़ी पर है, आप जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप कम से कम पढ़ें ज़रूर, बाकी बात की बातें हैं। तो आज हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। एक बिल्कुल एक नए तरीके से शुरू करते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा विसर्ग के साथ ये, हम आज एक बिल्कुल नए तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, भाई सबसे पहली बात क्या आती है, तो आप कहेंगे सबसे पहली बात होती है किसी भी संधि को पढ़ने के पहले हमें उसकी परिभाषा को जान लेना अति आवश्यक है, ताकि जब हम आगे पढ़ें तो हमारे पास में पैटर्न बनने चाहिए दिमाग में कि हमको आगे क्या पढ़ना है, एक जनरल आइडिया हो जाना चाहिए। अब देखो परिभाषा का, जैसे कि मैंने आपको व्यंजन संधि में, स्वर संधि में देखो बताया था कि स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, स्वर और स्वर दोनों मिलेंगे और जो विकार माने जो परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन में मैंने बताया कि स्वर और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन एवं स्वर एवं व्यंजन एवं स्वर, यानी पहले स्वर हो या बाद में व्यंजन हो या दोनों तरफ व्यंजन हो। भाई संधि में क्या होता है, दो पद होते हैं। प्रथम पद, देखो एक ऐसे पद लिखा होता है और एक ऐसे पद लिखा होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहा करते हैं प्रथम पद, और इसको हम कहते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद, ठीक है बात। इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो हम व्यंजन संधि में क्या कहते हैं कि यहाँ पर स्वर हो, ये क्या हो, व्यंजन हो। यहाँ पर व्यंजन हो, यहाँ पर व्यंजन हो। यहाँ पर व्यंजन हो, यहाँ पर स्वर हो। यानी चाहे पहले स्वर आए के बाद व्यंजन आए, एक व्यंजन जरूर होना आवश्यक है। तो वहाँ पर कौन सी संधि, तो आप कहेंगे वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। स्वर संधि में कहते हैं कि इधर भी स्वर होना चाहिए और इधर भी स्वर होना चाहिए, और मिलकर जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन का क्या भैया नाम दिया गया है यहाँ पर, परिवर्तन का नाम दिया जाता है जो विकार उत्पन्न होता है। और कैसा विकार उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे ध्वनि विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, ध्वनि विकार। यहाँ तक देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्वर कम कम दिख रहा है, उसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ध्वनि विकार जो उत्पन्न होता है, स्वर ये लिखा हुआ है, यहाँ तक जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो वही भाई जब व्यंजन में व्यंजन और व्यंजन, स्वर और व्यंजन और व्यंजन और स्वर, ऐसे स्वर संधि में स्वर और स्वर होने चाहिए। तो बताओ विसर्ग में क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर जी विसर्ग में कुछ और नहीं बल्कि एक तरफ शुरुआत में विसर्ग होना जरूरी है, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन आ जाए, दोनों में ही क्या होगा, तो आप कहेंगे दोनों में ही विसर्ग संधि होगी। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी शुरुआत में विसर्ग हो और उसके बाद में चाहे कोई स्वर आ जाए और चाहे विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आ जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारी विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या। यानी अगर जब परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा कैसे डिज़ाइन करेंगे, लिखेंगे विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार यानी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसको ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में क्या करेंगे, स्वर के बाद में जैसे व्यंजन देखेंगे तो कुछ नया परिवर्तन कर देंगे, आप कहेंगे कोई नया विकार उत्पन्न कर देंगे, और इसी विकार को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इसी विकार को हम कहेंगे विसर्ग संधि। ऐसे यहाँ पर देखो पहले विसर्ग होगा फिर व्यंजन होगा, तो इसके नियम से हिसाब से यहाँ पर कोई विकार या कोई परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तन का क्या नाम होगा, तो आप कहेंगे इसी को हम संधि कहेंगे। तो बताओ समझ में आई ना
की परिभाषा कैसे डिजाइन करते हैं कि स्वर विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसको ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखो अब हम करते हैं परिभाषा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको आ भी गई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशेष कोई बात लिखी नहीं है इसमें, है ना। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ भी जानी चाहिए। देखो तो हो जाएगा, परिभाषा हम लिखेंगे विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, ब्रैकेट में विकार का मतलब परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ तक बात समझे कि नहीं? यानी अगर कभी स्वर से विकार उत्पन्न हो या कभी अगर व्यंजन से स्वर विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए प्यारे बच्चे, तो दोनों ही केस में आप क्या कहेंगे, तो दोनों ही केस में आप उसको विसर्ग संधि कहेंगे। तो ये बात समझ गए। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारा लिखा हुआ है निहि और धन चय, निहि धन चय। आपने देखा कि ये क्या है, तो ये है विसर्ग, और इसके बाद ये क्या है, तो ये है चा, क्या है, एक व्यंजन है। तो नियम कहता है, नियम जो भी कहता है कहते रहने दो, नियम कहता है कि इस विसर्ग को आधा सा में बदल देंगे तो कुल टोटल मिलकर बन जाएगा निश्चय। क्या बन जाएगा? निश्चय। तो आपने देखा कि जैसे ही इसके बाद में कोई भी एक क्या आ गया, तो आप कहें कोई भी एक व्यंजन आ गया, उसके बाद में क्या हो गया, तो भैया व्यंजन के बाद में जो भी हमारे विकार कहाँ उत्पन्न हुआ, ये देखो परिवर्तन ये हुआ है ना। पहले तो यहाँ पर विसर्ग लगी थी, लेकिन ये देखो परिवर्तन हुआ है, यानी यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई है। तो एक ये तो बात हो गई व्यंजन के जुड़ने से। दूसरी बात देखो, अगर लिख दिया जाए निहि प्लस आशा, ठीक। अब देखो क्या है कि ये क्या है, आप कहेंगे ये है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। और विसर्ग के बाद ये क्या है, तो आप कहेंगे स्वर है। तो अगर कभी विसर्ग के बाद स्वर मिल जाए तब भी विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होकर क्या मिलेगा, तो मिलेगा निराशा। क्या बनेगा? निराशा। तो आप देखो ये तो आशा लिखा हुआ था, विकार कहाँ हुआ है, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे कि विकार देखो ये रा नया जुड़ गया है, यानी यहाँ पर विकार हुआ है। तो यानी व्यंजन के मिलने से भी विकार होता है और स्वर के भी मिलने से विकार यानी परिवर्तन होता है। तो इसी परिवर्तन के होने को ही तो संधि कहा जाता है। और अगर विसर्ग से हो रहा है तो विसर्ग संधि कहा जाएगा। बताओ कोई समस्या है क्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। तो ये छोटी सी परिभाषा और उसको सिद्ध करते हुए दो उदाहरण जो कि डेडिकेटेड है यहाँ पर आपने देखे, और मैं चाहूँगा कि आप इनको फटा से स्क्रीनशॉट एक बार कर लें ताकि हम आगे की अपनी बात समझ पाएँ, आपको समझा पाएँ। ठीक है, देखते जाइए। देखो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा 2 से 3 वीडियो लगेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में एक बेहतर समझ बना पाना लोगों की बस की बात थोड़ा कम होती है, तभी लोग इसको अवॉइड भी करते हैं। लेकिन हम अवॉइड नहीं करेंगे, हम इसको पूरे तन्मयता के साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। देखो अब दूसरी बात हम प्यारे बच्चे ये समझते हैं कि विसर्ग के बाद विसर्ग जो है किस किस चीज़ में बदल सकता है। जैसे कि अगर हम स्वर की बात करें तो उसमें दीर्घ संधि, छोटा अड़ा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ में, ए में ऐ में, औ में और औ में और सॉरी, जैसे कि वो वृद्धि संधि की बात करें तो वो ए और औ में बदलता था। ठीक है, ऐसे हम ये देखेंगे कि जो विसर्ग है वो कितने रूप ले सकता है। तो सबसे पहले बात हम ये करते हैं, तो हमारे पास है विसर्ग। भाई विसर्ग को ही तो बदलना है। अभी आपने देखा कि निराशा में या निश्चय में च चा या का कुछ नहीं होता है, विसर्ग का परिवर्तन होता है, क्योंकि विसर्ग संधि है ना। विसर्ग संधि नाम इसीलिए दिया क्योंकि जो भी परिवर्तन होना होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विसर्ग में होगा।
यानी ये विसर्ग लिखें, ये देखो लिखी हुई है विसर्ग। अब हम ये देखते हैं कि इस संधि में कितने रूप ले सकती है। तो याद रखिएगा ये क्या क्या बन सकती है। तो ये आधा ये वाला सा बन सकती है, ये आधा खटकोड़ वाला सा बन सकती है, ये आधा सरौता वाला सा बन सकती है, ये विसर्ग आधा रा बन सकती है, विसर्ग बड़ी ई बन सकती है, विसर्ग जो है वो बड़ा ऊ बन सकता है, और क्या कर सकता है, तो विसर्ग जो है वो ओ बन सकता है। फिर क्या कर सकता है, तो विसर्ग अपरिवर्तित, विसर्ग अपरिवर्तित रह सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार ये परिवर्तित ही हो जाएगा, कभी कभी ऐसे भी केस आएंगे जिसमें जो विसर्ग है वो हमारा अपरिवर्तित भी रह सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपरिवर्तित अगर रहना चाहता है तो इसको अपरिवर्तित रहने दो। देखो वो हो जाएगा और अपरिवर्तित रह सकता है। और कभी कभी विसर्ग का लोप भी हो सकता है, मतलब विसर्ग गायब भी हो सकता है। तो विसर्ग का लोप, लोप माने गायब हो सकता है। तो मैंने आपको अभी भी ये बात बताई थी कि हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि विसर्ग क्या क्या हो सकता है विसर्ग संधि के अंतर्गत, और उसी के हिसाब से हम अपने नियम बना लेंगे और पढ़ करके उसको ख़त्म कर देंगे। तो मैंने कहा विसर्ग जो है प्यारे बच्चे वो सीटी वाला सा हो सकता है आधा, खटकोड़ वाला आधा सा हो सकता है, सरौता वाला आधा सा हो सकता है, उड़ंती रा बोलें चाहे आधा रा हो सकता है, बड़ी ई में बदल सकता है, बड़ा ऊ में बदल सकता है, ओ में बदल सकता है, कभी कभी अपरिवर्तित भी, जैसे प्रातः काल में अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित भी रह सकता है। और विसर्ग जो है इसका लोप हो सकता है या ये गायब भी हो सकता है। यानी अगर ये समस्त नियम अगर हमको समझ में आ जाए कि सा कैसे कब बनता है, क्या नियम होता है, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, अगर हम इतना सीख लें तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ क्या हमको पूरी संधि समझ में आ नहीं गई? क्या विसर्ग संधि को मैंने पूरा समझ ना लिया? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमको इनके नियम पता चल जाएं, अगर हम इनके नियम जान जाएं तो हमने तो विसर्ग संधि को पूरा ख़त्म कर दिया। तो कुछ ऐसे ही सरल तरीक़ों से हम आपको बताएंगे कि सा कब बदलेगा, सा कब आएगा, ये कब आएगा, और धीरे धीरे करते हुए हम पूरी संधि को ख़त्म कर लेंगे विद उदाहरण। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो आप सभी इस बात से श्योर हो जाएं कि बस इतने के अलावा हम किसी और में इसको बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ हम इनको इसी में चेंज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिया है? अब देखो, अब जो सबसे पहला जो हम नियम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, ये नियम से ही क्रम से ही पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम हम पढ़ेंगे क्या, कि कब ये आधा श में बदल सकता है। देखो, तो अब हम यहाँ से नियम चलेंगे इसमें। नियम नंबर पहला, नियम नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चे कहता है कि अगर सबसे पहला हम क्या नियम पढ़ने वाले हैं, तो आप कहेंगे आधा सा में बदलना। देखो, नियम नंबर पहला कहता है कि अगर कभी विसर्ग के बाद, क्या, यदि कभी विसर्ग ऐसे लगी हो और इसके बाद, देखो बाद के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का? गणित में इसका मतलब होता है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, जो भी होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है अगर इसके बाद, ये हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, विसर्ग के बाद चा आ जाए, छा आ जाए या शा आ जाए, स्वयं सीटी वाला सा आ जाए, चा आ जाए, छा आ जाए या स्वयं सीटी वाला सा आ जाए, तो ये जो हमारा विसर्ग है इसको आप आधे सीटी वाले सा में बदल दोगे। देखो, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इसको परिवर्तित कर दोगे, नहीं। अगर कभी विसर्ग के बाद में चा, छा, सा में से कुछ भी देखने के लिए मिले, आप क्या करेंगे, तुरंत ही इस वाले सा को आधा सीटी वाले सा में बदल देते हैं। तो नियम पूरा लिखेंगे, के बाद आए तो, के बाद चा, छा, सा आए तो विसर्ग को, तो विसर्ग को आधा शा में बदल देते हैं। तो कोई समस्या है क्या? किस में बदलेंगे?
आधा सीटी वाला सा में बदल देते हैं। तो बड़ा छोटा सा नियम है भाई कि विसर्ग के बाद अगर कभी चा, छा, सा में से कोई भी नजर आ जाए तो ये जो विसर्ग है इसकी जगह पर आधा सा रख दो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हर चीज़ के एग्जाम्पल देखते हुए साथ साथ में बढ़िया से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? एग्जाम्पल नंबर पहला कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नी धन चय। जैसे आपने देखा कि ये विसर्ग लगा हुआ है, इसके पहले क्या है क्या नहीं इससे हमको कोई लेना देना नहीं। छोटी ई है, छोटा ऊ है, कोई स्वर है, कोई व्यंजन है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको इतना देखना है प्यारे बच्चे, क्या देखना है कि इस जगह विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में चा, छा, सा में से कोई मिल जाए। तो आपने देखा कि प्यारे बच्चे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? तो चा लिखा हुआ था। आपने कहा कुछ नहीं करना, इस विसर्ग को आधा सा में बदल दो। आपने बदल दिया, लिखा नी और विसर्ग बदल गया आधा सा में और चय। तो हो गया भैया, क्या हो गया? निश्चय। ठीक है बात। दूसरे उदाहरण में आ जाते हैं। दूसरा उदाहरण कहता है कि नी धन छल। नी धन छल क्या हो जाएगा? जैसे कि आपने देखा कि ये विसर्ग लगी हुई है और विसर्ग के बाद क्या है? आप कहेंगे छा है। विसर्ग के बाद अगर कभी छा मिल जाए तो विसर्ग को आधा सा में चेंज कर देना है, तो हो जाएगा निश्चल। ठीक। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि अगर कभी भी लिखा हो दुहु। अब हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल उदाहरण पढ़ेंगे। शासन, क्या लिखा है? दुहु प्लस शासन। जैसे ही आपने देखा इसके पहले क्या लिखा हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि दुहु और निहि के नियम कराते हैं, ऐसे कोई नियम नहीं होते प्यारे बच्चे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे नियम होते हैं। और आप इनको जरा एक बार पढ़ के देखें, किसी भी एग्जाम पर आया हुआ कोई भी प्रश्न हो आप इसको तुरंत हल कर पाएंगे। ठीक है। आपने देखा कि ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में आधा सीटी वाला सा है, आप इसको बदल देंगे दुहु और इसको सीटी वाले सा को इसके बाद में सा आएगा तो ये भी आधा सा हो जाएगा। आधा सा लिख दिया और शासन तो हो गया भैया दुशासन। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ऐसे आपको करना है। जैसे आपने लिखा चौथा नंबर, निहिधन शब्द। निहिधन शब्द। जैसे ही आपने देखा कि निहि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ था, इसके बाद में सीटी वाला सा आया तो आपने तुरंत कर दिया निस शब्द। अरे समझ पाए कि नहीं? जैसे आपने देखा तुरंत आपने कर दिया। जैसे देखो आगे अगर हम बात करें, लिखा है मनः धन चिकित्सक। बहुत बार इसको लोग गलत कर देते हैं, पर आप गलत नहीं करेंगे। अगर लिखा हो मनः धन चिकित्सक तो इसको लोग लिख देते हैं मनोचिकित्सक। गलत होता है, वो बेहद ही गलत है। आप यहाँ पर देखो, बताओ चा पहले आया था कि छोटी ई पहले? ची। तो चा और ई आया है ना, तो बताओ पहले चा है कि छोटी ई है? छोटी की मात्रा प्यारे बच्चे आगे से लगती है। इसका मतलब ये थोड़ो ना है कि आप यहाँ पर छोटी की मात्रा पहले समझेंगे, नहीं। पहले क्या है? चा, ची। तो मतलब चा और ई अगर बड़ी होता तो पीछे से लगता, छोटा हुआ तो नीचे से लगता। यानी किसी भी शब्द पर, किसी भी वर्ण पर अगर मात्रा लगी हुई है तो उसका जो व्यंजन है वो पहले माना जाएगा और ये क्या है, जो हमारा स्वर है ये बाद में माना जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर विसर्ग लगी हुई है और इसके बाद में चा है। क्या है? चा। तो आप इसको कायम चेंज करेंगे आधा सा में। और आप जानते हैं कि अगर किसी के पहले से मात्रा लगी होती तो आधी सा उसके अंदर चला जाता है। तो इसका सही होता है मनस चिकित्सक। क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे मनस चिकित्सक। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल दिख रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मनस चिकित्सक हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर समझा कि पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि अगर कभी विसर्ग के बाद चा, छा, सा में से कोई भी मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इस विसर्ग को आपको सा में बदल देना है। इतना सा नियम आपको पढ़ना था, जो कि मैंने आपको अभी अभी एक नियम बताया है। ठीक है। अब देखो आगे, तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम दूसरे नियम पर चलते हैं। ठीक है। देखो आगे, अब देखो नियम नंबर हम 2 देखेंगे। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं और इन पर आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं इस पर 10-10 उदाहरण भी, 20-20, 50-50 उदाहरण भी आप कर सकते हैं। तो आप बस याद रखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे नियम नंबर 2। देखो नियम नंबर 2 कहता है कि यदि कभी विसर्ग के बाद
नियम नंबर 2 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद का चिन्ह ये है, ठीक है, हर बार हम लिख देते हैं के बाद, सॉरी। अब देखो यहाँ पर हमको विसर्ग के बाद, लेकिन यहाँ पर विसर्ग के साथ में रिस्ट्रिक्शन है कि आप विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, तो याद रखना विसर्ग के पहले के बाद जो आएगा सो आएगा, लेकिन अगर विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और इसके बाद में, चलो शुरुआत से ही लिखते हैं एक बार, देखो ध्यान से सुनना। नियम है कि छोटी ई और छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो, के बाद क्या हो, विसर्ग हो एवं विसर्ग के बाद, अब छोटी ई और छोटा ऊ पहले होना चाहिए और उसके बाद विसर्ग लगी हो, ठीक है। मतलब जो इसके पहले जो भी शब्द लिखे हो उसमें या तो छोटी ई की मात्रा हो या तो छोटा ऊ की मात्रा हो, के बाद यदि क्या आ जाए तो का ट पा और फा, काटा पा फा आदि, काटा पा फा, ये अगर शब्द आ जाए, आदि नहीं, चूंकि ये फिक्स हैं, ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद काटा पा फा में से कोई भी शब्द आ जाए तो आप इस विसर्ग को आधा सा में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करेंगे, आधा सा में परिवर्तित कर देंगे। देखो उदाहरण से समझो, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। उदाहरण देखो, उदाहरण जैसे हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, दुहु और धन कर्म, ठीक बात, दुहु धन कर्म। जैसे ही आपने देखा कि भैया ये विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ है। विसर्ग के पहले जो भी वर्ण लिखा हुआ है उस पर छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए या छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। जैसे एक और लिख लेते हैं नीचे, नी धन कलंक, ठीक है। आपने देखा कि विसर्ग है, लेकिन विसर्ग के पहले लिखे हुए अक्षर में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। क्या करेंगे, अगर विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा मिल जाए और इसके बाद में काटा पाफा में से कोई भी मिल जाए तो याद रखिएगा वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या लगा देंगे, आधा खटकोड़ का सा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुष्कर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निष्कलंक, क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगला उदाहरण अगर हम लें, अगला है धनुहु धन टंकार, धनु धन टंकार। अगले लिख लीजिए, चतुहु धन कोण, आगे लिख लो, चतुहु धन पदी। देखो ये हमने लिख लिए, हमने 4 उदाहरण और लिख लिए, धनु धन टंकार, चतुहु धन पदी। ध्यान से देखना, अगर हम इनको सॉल्व करने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के पहले जो अक्षर लिखा उसमें काय की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, मतलब ये वाला नियम रिलेट करता है। और उसके बाद क्या, काटा पाफा में से कोई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है ना। देखो यहाँ पर टा है, यहाँ पर का है, यहाँ पर पा है, यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनुष टंकार। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा चतुष्कोण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुष्पदी। तो बताओ होएगा कि नहीं होएगा, तो ये बातें हैं। तो चतुष्पदी हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा, तो ये बात है। अगर हम बात करें आगे, अगर बात करें तो दुहु धन परिणाम, आगे हम और थोड़े से उदाहरणों पर बात करते हैं। दुहु धन परिणाम, जैसे निहि धन कर्ष, जैसे निहि धन फल। ध्यान से सुनते जाना सभी चीज़ों को। यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं ना आप सभी को, नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा सा हम टर्न करेंगे कैमरा, पहले लिख लेते हैं। देखो दुहु, निहि और निहि। आपने देखा कि दुहु के बाद में क्या है, आप कहेंगे परिणाम, क्या है, परिणाम। तो इसके बाद अगर पा आ जाए, देखो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा है, अगर इसके बाद में आ जाएगा पा तो क्या हो जाएगा, काटा पा फा में से कोई भी आ जाए तो हो जाएगा दुष्कर्म।
परिणाम। क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, थोड़ा सा कैमरा को टर्न किया जाए ताकि आपको वहाँ तक, हालांकि दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कैमरे को टर्न कर देते हैं ताकि आपको और बेहतर दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, देखो देखेंगे आगे। आगे देखिए कि यहाँ तक बात हो गई। अगर अगली बात करें, ये लिखा है निधनकर्ष, तो हो जाएगा निष्कर्ष, और अगर इसकी बात करें तो हो जाएगा निष्फल। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो भाई, तो काटा पाफा सब हो गया, टा का भी हो गया, का भी हो गया, फा का भी हो गया और पा का भी हो गया। अब ट्रिक क्या होती है, तो आपने बाहुबली मूवी में एक कैरेक्टर पढ़ा होगा कटप्पा, तो इसे भी याद रखें कि अगर कभी भी छोटा ई और छोटा ओ के बाद में, ये क्या है, ये है ट्रिक, इसको याद रखिएगा। अगर कभी भी छोटा ई छोटा ओ के बाद में आए और कटप्पा का शब्द आ गया, काटा पा फा, कटप्पा, ठीक है, कटप्पा लिख देते हैं, कोई भी मिल जाए तो क्या सही करेंगे, तो आप उसमें सही करेंगे विसर्ग संधि। बताइए समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो आप कहेंगे जी हाँ, यहाँ तक बात हमारे समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट करें, फिर अगले नियम पर चलते हैं। अभी तक कर लिया होगा प्यारे बच्चे। देखो जितने भी उदाहरण हैं सारे के सारे पॉपुलर उदाहरण हैं, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप पूरे मनचित से इसको पढ़िए, और आगे अगर समय मिलेगा तो मैं एक आपकी क्लास लगाऊंगा जिसमें कि केवल और केवल प्रैक्टिस ही होगी, बाकी कोई काम नहीं होगा। ठीक है, संधियों की प्रैक्टिस ही कराएंगे हम। देखो अगला आ जाओ, नियम नंबर 3। देखो दो चीज़ें तो पढ़ चुके हैं भाई, हमने कहा था दो, कौन कौन से पढ़ चुके, हम सीटी वाला सा पढ़ना पढ़ चुके, ये पढ़ चुके। अब हमारे पास में नंबर आता है दंत सा का, जिसको आप कहते हैं सपेरा वाला सा, मतलब अब इसका नंबर है। तो देखो ये कैसे बदलेंगे, दो हो गए ना। देखो अगला ये वाला नियम कहता है, जैसे कि इसमें तो छोटा ही छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से वही नियम है कि अगर विसर्ग के बाद, अगर कभी देखो ये चीज़ लिखी होती है ना कि विसर्ग के बाद, यानी इसके पहले कुछ भी है, छोटी छोटा कुछ भी है, कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके बाद में, इसके बाद का चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं और लिखते भी हैं के बाद, अगर इसके बाद क्या आ जाए तो आप कहेंगे इसके बाद ता, था या स्वयं सा, ता, था एवं सा अगर आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है। देखो ये विसर्ग है, तो इस विसर्ग को हम चेंज किस में करेंगे, आधा सरौता वाले सा में हम इसको बदल देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अगर विसर्ग के बाद में ता या था या सा में से कोई भी एक आपको मिल जाए तो आप इस विसर्ग को इस सा में चेंज कर देंगे। जैसे देखो उदाहरण से समझेंगे तो बहुत ही देखो तसल्ली से अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो संधि है आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। देखो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर निधन तेज, क्या निधन तेज, अगर हम लिखने चाहें दुहधन साहस, क्या लिखें, दुहधन साहस। ध्यान से समझते जाना सारी बातों को, दुहधन साहस। और अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, एक मिनट कलम वही रखते हैं, अगर हम लिखना चाहें मरुधन थल, मरुधन थल। अब देखो पहले तीनों चीज़ें समझते हैं, ता, था और सा, तीनों उदाहरण हैं। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर विसर्ग दिखे और इसके बाद में ता दिखे, सा दिखे या था दिखे, इसके पहले क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। छोटा ओ है, छोटी ई है, छोटा आ है, ए है, ऐ है, हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको इतना पता होना चाहिए कि इसके बाद में ता, सा या था में से कुछ है कि नहीं है। अगर है तो इसको काय में चेंज कर देना है, आधा सरौता वाले सा में। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे निस्तेज। क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, दुस्साहस। इसमें क्या लिखेंगे, मरुस्थल, थल था, तो भैया ये देखो हो गया मरुस्थल हो गया। बताओ कोई दिक्कत? अगर अगले उदाहरण की बात करें तो अगले उदाहरण है निधन तारण। क्या है, निधन तारण बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका तो जो बनेगा सो बनेगा। आगे जैसे है दुहधन, क्या है, दुहधन तर। अब बताओ दोनों का करो। आपने देखा कि विसर्ग के बाद में ता है और यहाँ भी ता है, तो आधा सरौता वाला सा लगा देना है। तो आपने कहा निस्तारण। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर आपने कहा दुस्तर। क्या कहा,
प्रिय दुस्तर। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, हम आगे की बात करते हैं, आगे और उदाहरण कर लेते हैं। फिर जैसे हम कहें निस्सीम, क्या कहें? निहि धन, देखो निहि प्लस सीम मने क्या हो जाएगा? मने बनेगा निस्सीम। क्या बनेगा? निस्सीम। समझ गए? और बाकी बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें सा है, जिसमें था है, इसमें सा था, सबको आप बनाते हुए चले जाएंगे और आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, दो चार और कर लेते हैं। निधन संदेह, जैसे आप कहते हैं निसंदेह, ये बात में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते हैं निस्वार्थ, तो निधन स्वार्थ क्या हो जाएगा? निधन स्वार्थ बराबर निस्वार्थ। तो इसमें क्या लगता है? निस्वार्थ में डबल आदेश आ लगते हैं, ये सही गलत में भी आप याद रखेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निस्संदेह। इसमें क्या हो जाएगा? निस्वार्थ। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो भैया यहां तक आप समझ गए कि मैंने कहा कि अगर विसर्ग के बाद कभी भी आपको क्या मिल जाए, विसर्ग के बाद कभी भी अगर आपको आधा सा मिल जाए, ता मिल जाए, था मिल जाए, इनमें से कोई भी मिल जाए, तो आप इस विसर्ग को आधा सा में बदल देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चे। आज मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए हैं। कुल टोटल हमारे पास में 10 या 9 नियम हैं और 3-3, 4-4 करके ऐसे ही फटाफट समाप्त कर दिए जाएंगे। और उदाहरण अभी 5-8 हो रहे हैं। आप चाहेंगे अगर आप बताएंगे तो 14-14 भी हो जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वीडियो के लास्ट में हम आपसे गुजारिश हर बार करते हैं, हर बार की तरह आज भी कर रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके मतलब की जानकारी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपके मोबाइल पर समय से पहुंचती रहें, ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे कि क्लास का टाइमिंग क्या है। हालांकि टाइमिंग तो फिक्स रखते हैं हम लोग। इस समय जैसे कि 7:30 हो गया है, 9 से इधर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन हो सकता है वही भी टाइमिंग हम धीरे से ले सकते हैं। बाकी देखते रहिए और अपना काम सिद्ध करते रहिए और नित्य पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।